Good evening, sir. Good evening, all of you. Good evening, sir. Hi, sir. Good evening. कैसे? Good, sir. आज हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं सर. Yes, sir. Yes, sir. You know what are amphoteric substances? Amphoteric. Yeah. जो एसिड और बेस दोनों साथ रिएक्ट करके वो बनाते हैं सॉल्ट. So it has the ability to react with both acid and base. Yes. The water, you know, it is a very good solvent. It is liquid, colorless, tasteless. It can exist in solid, liquid and gas, all the three states. Water vapor भी है, water liquid state में भी exist करता है और ice की form में भी exist करता है. So we have structure of water already we have discussed in chemical bonding. What is bond angle here? Sir, 105.5 degree. Wait a second. 104.5. 104.5 degrees. Yes. And boiling point of water is higher than other members of this group. Water का boiling point सबसे ज़्यादा होता है. Then it's H2S, then H2SE, then H2PE. ये आपका boiling point का trend है. Against molecular mass के लीजिए. Water का highest है because of intermolecular hydrogen bonding. Also, you know, water has maximum density at what temperature? Ice 4 degrees. Sorry, 4 degree. Yes, sir. उसके beyond फिर liquid का expansion start हो जाता है. Ice floats over water. Ice float क्यों करता है? It is having less density due to three-dimensional hydrogen bonding. Already chemical bonding में आप पढ़ चुके हैं. One more thing here. कि सर अगर हम it is considered as a universal solvent. Majority of substances they are soluble in water. Like polar जो है, polar तो होते ही हैं soluble. Polar substances like NaCl, KCl, they are soluble in water. Calcium chloride. They are soluble in water because of high dielectric constant. If you remember, मैंने आपको पहले भी बताया था सर, dielectric का मतलब होता है जो आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ये डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है. जो वाटर है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अराउंड 80 होता है. मतलब जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको 80 टाइम्स ये डिक्रीज कर देगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक. और डाइलेक्ट्रिक का मतलब देखो जो सॉलिड है, आयनिक सॉलिड्स हैं, NaCl है मान लो, जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो जो पॉजिटिव आयन है इसको भी आप समझ लीजिए कि सॉल्वेट कर देता है. ये नेगेटिव आयन है, इसे भी सॉल्वेट कर देता है. नेगेटिव है तो सर H वाला एंड इसकी तरफ होगा, आयन की तरफ, क्योंकि H पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है. ऑक्सीजन पे कैसा है? नेगेटिव है. ऐसे ही Na+ है तो यहाँ पर सर नेगेटिव एंड इसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन वाला एंड इसकी तरफ होगा. तो इस वजह से आयंस जो है सॉल्वेट हो जाते हैं. सॉल्वेट होने से ये दोनों आयंस एक दूसरे को, ये वाटर जो है इसको केज कर लेगा
और दोनों आयंस एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. That's why NaCl is a good conductor in solid state या liquid state, aqueous solution या solid state. बताइए. It is a good conductor in aqueous solution or in molten state. अब प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो सर एम्फोटेरिक नेचर जैसा मैंने पहले ही बताया. HCl if you have, you dissolve in water, it gives you H3O plus Cl minus. और अगर आपने अमोनिया वाटर में डिसॉल्व किया, ये बनाता है सर NH4 प्लस एंड OH माइनस. अब अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये ब्रॉन्स्टीड कॉन्सेप्ट आप आयनिक में पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू विच प्रोटॉन डोनर जो होगा दैट इज एन एसिड, देन प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, बेस. यहाँ पर वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है? सर एक्सेप्ट. तो वाटर यहाँ पर क्या काम कर रहा है? It is acting as a base. While in second case water proton दे रहा है. फिर एम्फोटेरिक नेचर दोबारा मतलब बता सकते हो आप? Amphoteric मतलब substances which have acid as well as which can act as acid as well as base. आपने जैसे जिंक ऑक्साइड पढ़ा हो पहले, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पढ़ा हो, their oxides are amphoteric in nature. Aluminium oxide, zinc oxide, beryllium oxide, they have amphoteric behavior. यहाँ पर वाटर जो है एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर रहा है. जैसा मैंने फर्स्ट केस में लिखा, प्रोटॉन डोनर है एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर है बेस. ये ब्रॉन्स्टीड लॉरी डेफिनेशन है एसिड बेस की. आयनिक में हम आगे पढ़ेंगे दोबारा से. तो यहाँ पर वाटर जो है प्रोटॉन ले रहा है तो बेस का काम कर रहा है. इस केस में सेकंड रिएक्शन में ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है. प्रोटॉन डोनर क्या हुआ, एसिड. अमोनिया बेस है, ये एसिड है. तो वाटर दोनों तरह से एक्ट कर रहा है ना. यस सर. इसलिए इसको आप क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक बोलते हैं. रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर. पिछले वाले स्लाइड दिखा था क्या? हाँ जी. मतलब एसिड जो होता है वो डोनेट करता है प्रोटॉन और बेस एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन. जी हाँ, ये ब्रॉन्स्टीड लॉरी कॉन्सेप्ट है. आर्हीनियस कॉन्सेप्ट होता है प्रोटॉन डोनर एसिड है, जो OH माइनस दे वो बेस हो. फिर आपका ब्रॉन्स्टीड लॉरी कॉन्सेप्ट है. तीसरा कॉन्सेप्ट आपका ल्यूइस कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की टर्म्स में बात. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होता है, एक्सेप्टर एसिड होता है. तो खैर वो हम आगे पढ़ेंगे सर, अभी तो जस्ट वाटर को समझ लीजिए. आई होप कर लिया ये. हाँ जी सर. सिद्धांत कर लिया नोट? Sodium plus H2O, you get NaOH plus hydrogen. Can you tell me which substance is oxidized here?
रहने 0 से +1, और यहाँ हाइड्रोजन +1 से किस में जा रहा है? 0 तो तो रिड्यूस वाटर यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? रिड्यूस होगा। reduce. एंड सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडेशन। अगर आपने फ्लोरीन लिया विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सर आपको HF देगा और साथ में ऑक्सीजन। यहाँ पर फ्लोरीन क्या हुआ सर, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? Should oxidize to O2. फ्लोरीन क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। 0 से -1 गया ना, ये तो रिड्यूस हो रहा Yes, sir. दिस इज रिडक्शन। और ये क्या है यहाँ पर? है ऑक्सीडेशन। -2 से 0, दिस इज ऑक्सीडेशन। थर्ड इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन सर। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विद वाटर। जैसे आपने P4O10 लिया, विद वाटर यू गेट फास्फोरिक एसिड H3PO4 बनेगा सर। SiCl4 लिया मैंने, विद वाटर you get SiO2 plus 4H। अगर कोई नाइट्राइड सॉल्ट लिया, जैसे आपने Mg3N2 लिया प्लस H2O, इट विल गिव यू अमोनिया प्लस, नाइट्राइड से अमोनिया बनेगा और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैन यू बैलेंस दिस इक्वेशन? 2NH3 हाइड्रोलिसिस रिएक्शन3MgOH बहुत है इनमें, मतलब क्या कहते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं। हाँ जी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कोई भी कंपाउंड, तो हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो जो ऊपर रिएक्शन लिखे रिडॉक्स में, वो भी तो हाइड्रोलिसिस है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है क्या? फास्फोरस +5 है, ऑक्सीजन -2 है, ये +1 है, ये -2 है। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ सिलिकॉन +4 है, यहाँ +4 है, Cl -1 है, -1 है। रेडॉक्स रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना। हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, देखिए आपने जैसे क्रिस्टल्स कभी लैब में बनाए हैं आपने? नो सर। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बनाए हो? इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, you get blue color crystals of hydrated copper sulfate। कभी बनाए हो सर लैब में? नहीं। No, शायद। पैरस सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाते हैं, लाइट ग्रीन कलर बनता है। कॉपर सल्फेट डीप ब्लू कलर के बनते हैं। Yes, sir. शुगर के क्रिस्टल्स हैं जो मिश्री घरों में हम यूज करते हैं, दैट इज दीज आर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर ओनली। तो बेसिकली जो क्रिस्टल्स है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसमें हाइड्रेट्स जो होते हैं बेसिकली दे आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ। एक होता है कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको बताया था ना मैंने, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा होता है, लेकिन वो एक डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दूसरा मॉलिक्यूल एक्सेप्टर होता है। जैसे CrH2O6 Cl3, यहाँ पर वाटर जो है क्रोमियम आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये आप 12th में पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल डोनर का काम करता है, दूसरा आयन, मेटल आयन यूजुअली एक्सेप्टर का काम करता सर है। जी
और हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, कोई अगर कंपाउंड लिखा है तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आपने ओजोन लिया, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आप निकालते हैं ना, यस सर। +1 -1, यहाँ 0। जब भी इस तरह से प्लस माइनस हो, आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप SO2 का कैलकुलेट करके देख लीजिए, SO2 में भी आपका इसी तरह से ही बनेगा, यहाँ +1, ये माइनस, ये जहाँ कोऑर्डिनेट। पे प्लस या माइनस होगा वो अपना कोऑर्डिनेट प्लस बॉन्ड। वाला डोनर है, माइनस वाला एक्सेप्टर। ओके। इंटरस्टिशियल वाटर जैसे आपके पास हुआ BaCl2.2H2, इसमें जो क्रिस्टलाइन लैटिस है, लैटिस जो कम मॉलिक्यूल का है BaCl2 का आयनिक कंपाउंड का, उसमें जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, वेकेंट स्पेस होता है, उसमें ये वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ऐसे समझ लीजिए, ये बीच में गैप है तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, तो इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल। और थर्ड होता है सर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, जो हमने अभी बताया सर, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड 5H2। एक्चुअल में यहाँ पर फार्मूला इसका होता है CuH2O4 SO4.H2। ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर हैं, ये तो सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये सल्फेट के साथ क्या बना रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड है? व्हाट शुड बी योर आंसर? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म आर हाइड्रोजन बॉन्डेड इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट? जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मैंने लिखा, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लिखा, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे 4 वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। और जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिखा है मैंने, सल्फेट के साथ लिखा है, वो क्या कर रहा है? एच बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो अंदर बना रहा है H2 वो भी तो एच बॉन्डिंग में तो बना रहा है। एच बॉन्डिंग नहीं होता बेटा। देखो ये कॉपर आयन जो है, +2 आयन है, इसमें वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। और वाटर जो होता है, इसके पास लोन पेयर है, होता है नहीं होता लोन पेयर? होता है। दो दो लोन पेयर है। तो बेसिकली ये इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। और ये सल्फेट आयन है, इसके एक वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है सब इस कॉम्प्लेक्स। अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, CrH2O6Cl3, मैंने लिखा इसी का एक आइसोमर होता है, हालांकि अभी बियॉन्ड द लेवल है, अभी 11 से आप आगे पढ़ेंगे, 12th में आपको ये आएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। फर्स्ट केस में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं जो हाइड्रेट बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं? राइट भी ना। एक भी नहीं है फर्स्ट। सेकंड में कितने हैं? एक। थर्ड में? दो। तो यहाँ पर सर हाइड्रोजन बॉन्डेड भी है और कोऑर्डिनेटेड भी है, तो दो तरह से इसमें लिखा जाता है। तो ये आपका एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और कोऑर्डिनेट भी है। इंटरस्टिशियल में सिर्फ जो गैप्स होते हैं उसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल घुस जाते हैं, और कोऑर्डिनेटेड में सिर्फ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ये 3 तरह के हाइड्रेट्स होते हैं। नाउ हु विल आंसर व्हाट इज मेंट बाय हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर?
एक बार पिछले साइड दिखा दो उससे पता। जी। अच्छा, मैंने आपको सर एक वो हाइड्रोजन इकोनॉमी पे वीडियो शेयर किया था, देखा किसी ने? सर इससे पिछली वाली। हाँ सर। सुमिता, देखा था वीडियो? नो सर। नो सर। सर मुझे लगा वो मोदी की स्पीच से, इसलिए मैंने नहीं देखा। आज देखना, उसमें सर हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल कैसे यूज किया जाता है वो है। मोदी की स्पीच तो यही थी कि बाय 2030 वी वुड बी एनर्जी एफिशिएंट। हम लोग जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। अभी तो हमें जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया की अपनी जो जनरेशन है सर, जितना जो व्हीकल्स हमारे चलते हैं सब पेट्रोल कहाँ से आता है? बाहर की कंट्री से आता है। अपनी प्रोडक्शन तो ना के बराबर ही है ना। यस न्यूक्लियर सर। प्लांट्स हैं, उसमें भी फ्यूल हमें बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि ना तो हमारे पास न्यूक्लियर रिजर्व्स है, ना हमारे पास ऐसे कोई फॉसिल के या पेट्रोल के बहुत ज्यादा रिजर्व्स है। तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? अल्टरनेट ऑप्शन है। या तो हम विंड एनर्जी यूज करें, सोलर एनर्जी यूज करें, या हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज करें। इनफैक्ट दिल्ली में जो डीटीसी बसेस है उसमें आप देखना ध्यान से, उसमें हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके सीएनजी को यूज किया जा रहा है एक्सपेरिमेंटल बेसिस। मैंने ढूंढ के आपके लिए वीडियो शेयर की, आपने देखा भी नहीं, इतने बिजी हैं आप लोग। नहीं सर, आज कल देखिए। आप पढ़ना उसमें, इट्स इंफॉर्मेटिव। नॉट जस्ट कि मोदी के दो तीन लाइनें हैं बीच में, बट अदरवाइज कैसे है वो। टाटा ने, जो टाटा पावर है, उन्होंने ये वीडियो बनाया था एक्चुअली, नॉट फ्रॉम मोदी साइड। मोदी का कुछ नहीं है उसमें। ओके। देखिए सर, हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर, हाउ टू डिस्टिंग्विश, हु विल आंसर? कि आपके पास है घर में, मान लो टैप वाटर ही है, इज इट हार्ड वाटर और इज इट सॉफ्ट? सर सॉफ्ट वाटर में सिर्फ सोडियम सॉल्ट्स होते हैं और हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स दोनों होती हैं। बेटा, बिना सॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सोडियम है या कैल्शियम सॉल्ट? सर सॉफ्ट वाटर में ज्यादा बबल फॉर्मेशन नहीं सर, सॉफ्ट वाटर में बबल फॉर्मेशन होती है, वेरएज हार्ड वाटर में नहीं होती। सॉप्स के साथ या डिटर्जेंट्स के साथ? व्हाट आई एम आस्किंग, इट्स ए क्वेश्चन सर विच। सोप्स। सोप्स के साथ? इट्स ए क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 8, हो सकता है 7th में भी कभी पढ़ा हुआ। So when we wash our hands, if you get a rich lather with soap, सोप सॉल्यूशन के साथ या सोप के साथ, इफ यू आर गेटिंग ए रिच लेदर, दाग बहुत अच्छे से बन रहा है, देन वाटर इज सॉफ्ट। एंड इफ यू डोंट गेट ए रिच लेदर, दैट मीन्स इट्स ए हार्ड वाटर। सिंपल सा टेस्ट। अब सॉल्ट की टेस्ट तो वो तो केमिकल एनालिसिस करें कि सर कौन कौन से इसमें आयन्स है, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो एक अलग चीज है। क्लोराइड्स है, सल्फेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, दैट्स ए सेपरेट थिंग। बट माय idea is कि sir how do we make out कि sir water is simple, is hard water or is it soft water? Simple, you have to add soap solution to it, not detergent. Detergents work well with soaps as well as with soft water as well as hard water. So if you are getting a rich lather with soap solution या soap तो लैदर क्या होता है? झाग, ओ। then it's soft water.
In our homes we are nowadays using water purifier जो है which are not filter based, RO based आप यूज करते हैं ना। Yes. RO प्यूरिफायर होता है ना आपके घरों में, यस सर। नॉट सिंपल जो फिल्टर होता है, फिल्टर वाला तो यूज नहीं करते ना आजकल हम लोग। नहीं नो सर। रीजन बीइंग कि जो फिल्टर वाला है वो तो आपका सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटीज होती है, सैंड पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो सब रिमूव करता है। बट अगर कहीं आपका हार्डनेस है पानी में, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, उसको वो रिमूव नहीं करता। मतलब एक पीने में पानी, आप पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है अगर स्वीट है, इसका मतलब उसमें मिनरल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड लेवल आपका ठीक है। नॉट लाइक कि डीमिनरलाइज वाटर पीना चाहिए, मिनरल्स तो होने चाहिए। एक डिजायर्ड मिनिमम जो है पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस रिक्वायर्ड होते हैं। जो वाटर टेस्टिंग के लिए आते हैं ना, जब आरओ रिपेयर के लिए आते हैं, वो आप पूछना उससे, तो ये भी लेट यू नो कि सर इसमें कितना होना चाहिए। 100 के अप्रॉक्स होता है, 90 से 100 के बीच में जो टीडीएस बताता है, वो टीडीएस काउंट बताता है, डिजोल्व सॉल्ट्स बेसिकली जो है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सॉल्ट रिमूव होने चाहिए। डीमिनरलाइज इज आल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ बिकॉज मिनरल्स आर नीडेड इन आवर बॉडी। तभी तो नर्व्स वगैरह, नर्वस सिस्टम वर्क करता है सोडियम पोटेशियम के बैलेंस की वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से ब्लड बफर की तरह काम करता है। तो ये सब रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में, इसलिए डिजायर्ड जो मिनिमम है वो तो चाहिए ही चाहिए अब। तो आरओ जो है, जो एक्सेस सॉल्ट्स हैं उसमें, क्योंकि एक मेम्ब्रेन होती है, एनिमल मेम्ब्रेन, रिवर्स ऑस्मोसिस भी 12th में आप पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के साथ, बताएंगे कि क्या प्रिंसिपल होता है। हाउ द अरेबियन कंट्रीज जहाँ पर सर सी साइड, सी शोर पे वो लोग हैं, वहाँ पानी की कभी, मतलब ऐसे सोचिए कि वहाँ पर पानी का तो ऐसे रिजर्व है ही नहीं वहाँ। आई हैव वर्कड इन गल्फ आल्सो, मैंने वहाँ भी काम किया हुआ है। वहाँ पर पेट्रोल रेदर आपका पानी से सस्ता मिलता है। करेंसी वाइज दिराम वहाँ पर, तो एक दिराम में आपको 1 लीटर पेट्रोल डल रहा है, और वही आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं, वो भी 1 से 1.5 रियाल तक मिलता है। वाटर इज कॉस्टलियर देन योर दिस थिंग, पेट्रोल। बट वहां पर सर उन्होंने सोल्यूशन यही निकाला हुआ है कि जो बड़े बड़े उनके आरओ प्लांट्स हैं वो सी वाटर को ही डीमिनरलाइज करके उसको आगे सप्लाई करते हैं। नेवर वी हैड ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर हम लोग को, हम आरओ का बजाय उसके वी यूज टू बाय दिस बॉटल्ड वाटर ओनली। बट अदरवाइज वहाँ पर सर सब कुछ, पानी की कभी कमी नहीं हुई जितना भी टाइम में रहे। अब सर जो बात आती है कि सर क्यों ये आपके जो है लेदर क्यों नहीं बनाते। बेसिकली जो सोप्स होते हैं, दीज आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं। आर जो है यहाँ पर सर C15H31 या C17H33, C17H35, इस तरह से बड़े बड़ी चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, उनके सॉल्ट्स होते हैं। अब आपके पास जो हार्ड वाटर है, यहाँ पर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट, ये क्या करेगा, इनके साथ कैल्शियम सॉल्ट बना देगा। या आप एम ही लिख लीजिए इसको, क्योंकि कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, ये मेटल आयन के साथ दोनों की वैलेंसी सेम है, तो सॉल्ट बना। ये चिप चिप सा, मतलब बेसिकली वी कॉल इट एज स्कम, वो आपको जो है सर लेदर नहीं बनना चाहिए। सोडियम आयन की जगह मेटल आयन जो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट है वो इसके साथ कंबाइन कर देते, दे फॉर्म स्कम। अब हम बात करते हैं सर, हार्ड वाटर है अगर मान लीजिए, हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज टेम्परेरी हार्डनेस, अनदर इज परमानेंट हार्डनेस।
टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सर जी, रबर दोबारा बता सकते हो, वो लेदर पे नहीं बनाता हार्ड वाटर। कैल्शियम मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेट बना देता है, कम बोलते हैं, क्या सर? प्रेसिपिटेट बन जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट, उसी को हम स्कम बोलते हैं। Permanent hardness is because of chlorides and sulfates of calcium and magnesium. It's not like the permanent hardness cannot be removed, but we need certain chemicals, specific chemicals होते हैं, उससे हम remove करते हैं. Temporary hardness is easier to remove. तो हम अब methods discuss करेंगे सर. Removal of temporary hardness. लॉन्ड्री पर्पस के लिए हार्ड वाटर सुटेबल नहीं है, बॉयलर्स वगैरह होते हैं, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की डिपोजिशन हो जाती है, वो खराब हो जाते हैं उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। यहाँ पे सर फर्स्ट मेथड इज बाय बॉइलिंग। मान लीजिए आपने सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया, इफ आई हीट इट यू गेट CaCO3 प्रेसिपिटेट प्लस H2। तो आपने सिंपली बॉइल किया सर, तो जो कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और CO2 गैस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। आप फिल्टर कर लीजिए, यू विल गेट सॉफ्ट वाटर। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आना, तो ये प्रेसिपिटेट जो है आप फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेट पे जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन ऑलरेडी रिमूव हो चुके होंगे एंड वी कॉल इट एज ए सॉफ्ट वाटर। दिस इज मेथड बाय बॉइलिंग, इट इज ओनली फॉर टेम्परेरी हार्डनेस। नोट कर लिए? सर एक मिनट सर, टेम्परेरी परमानेंट में बट इसमें दोबारा बता सकते हो सर, मेरा नेट थोड़ा वैसा हो रहा टेम्परेरी का हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट आयन क्या होते हैं? HCO3 माइनस। तो उनको रिमूवल के लिए इजियर है, आप सिंपली बॉईल करिए, हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम बनेगा या कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। उनको आप प्रेसिपिटेट को फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं, फिल्टर पेपर रख के रिमूव करिए, जो वाटर सैंपल मिलेगा वो सॉफ्ट वाटर। देन सेकंड मेथड इज बाय क्लार्क्स मेथड। सर वॉशिंग सोडा से भी तो रिमूव होती है हार्डनेस। वो परमानेंट हार्डनेस के लिए होता है। अच्छा। यहाँ पर आप एडिंग लाइम, लाइम क्या होता है सर? CaO। CaO या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप बोलते हैं। अब बाइकार्बोनेट लिया मैंने विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट डज इट गिव यू? CaCO3 प्रेसिपिटेट प्लस H2। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया आपने विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
यहाँ पर CaCO3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2H2O बने। ये भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे सर, आई विल गेट प्योर वाटर। और परमानेंट हार्डनेस एज यू सेड, अभी आपने बोला सर फर्स्ट मेथड इज बाय रिएक्शन विद वॉशिंग सोडा। ऑब्वियसली वॉशिंग सोडा यू ऑल नो क्या होता है, Na2CO3। Na2CO3। कितने वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं यहाँ पर? 10H2। 10H2O। मेटल में भी है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऐसे ही अगर आपने सल्फेट लिया प्लस Na2CO3 यू गेट MCO3। एक्चुअली कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, और सोडियम का क्लोराइड हो या सल्फेट हो वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये कार्बोनेट्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ये आपके सोडियम के सॉल्ट्स कोई इंटरफियर करते ही नहीं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव। सेकेंड इज कैलगोन मेथड। केमिकल होता है सर कैल्शियम गॉन बोलते हैं इसको, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। its formula is Na6 P6O18। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है सर, Na6 P6O18, this is basically it will give you 2Na plus Na4 P6O18 minus। अब मेटल आयन जो है आपके पास M+2 कैल्शियम या मैग्नीशियम, ये जो मैंने लिखा Na4 P6O18, इसके साथ ये क्या बनाएगा सर, Na2M P6O18 -2 प्लस 2Na। जो दो सोडियम आयन है उसको रिप्लेस करके M+2 आयन यहाँ पर आ जाएगा। इट मे बी कैल्शियम आयन, इट मे बी मैग्नीशियम। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सर कैलगोन। बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं एंड दे गेट रिमूव। आप सिंपली सर यहाँ पर ये फार्मूला याद रखिए, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। रिएक्शंस आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इतना मुश्किल रिएक्शन आई डोंट थिंक आपसे पूछा जाएगा। डन। Yes, sir। नेक्स्ट इज परम्यूटेड प्रोसेस। इसमें से जियोलाइट्स यूज करते हैं।
Zeolites are aluminosilicates. इसको हम सिंपली ऐसे लिखते हैं 2NaZ, सोडियम सॉल्ट है जियोलाइट का। M+2 के साथ क्या बनेगा सर यहाँ पर, MZ2 + 2Na+। तो सोडियम आयन रिप्लेस होके कैल्शियम मैग्नीशियम इसके साथ बाइंड कर जाते हैं एंड हार्डनेस इज रिमूव। अब ये जो MZ2 है ये सारा का सारा जब सोडियम यहाँ पे रिप्लेस हो गया वापस से इसको रीजनरेट कर सकते हैं बाय ट्रीटमेंट विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। वापस से दे देगा आपको NaZ + MCl। तो आपका जो हार्डनेस है वो आपकी रिमूव हो जाए। जियो सर जियोलाइट्स क्या होता है? सोडियम, दीज आर बेसिकली एल्यूमिनोसिलिकेट्स। होता क्या है, SiO4 -4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती है, कुछ सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आयन आ जाता है, इसलिए हम इनको एल्यूमिनोसिलिकेट्स बोलते हैं। दीज आर हैविंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि हनी कॉम्ब होता है ना, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है जैसे, यस सर। वैसे ही इनका स्ट्रक्चर होता है। दे हैव हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से पोरस कैविटीज होती है लाइक दिस। और जो पोर साइज होता है ना, वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कि किस आयन के साथ ये रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा। तो इनको आप बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। अगर जो कैविटी है उससे छोटा आयन होगा वो भी फिट नहीं होगा, बड़ा होगा तो भी फिट नहीं होगा। स्पेसिफिक पोर साइज के हिसाब से ये रिएक्ट करता है, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर सोडियम सॉल्ट मैंने लिया, वो रिप्लेस होके मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन आ जाएंगे, और फिर जब यूज हो जाए पूरा का पूरा वापस से हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट करें, वापस जनरेट होगा, फिर से हम यूज कर सकते हैं इसको प्योरिफिकेशन के। एंड लास्ट मेथड इज सिंथेटिक रेजिन्स मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड में क्या होता है, आपके पास 2 टाइप के रेजिन्स होते हैं। एक होते हैं रेजिनस सब्सटेंसेस, बायो के स्टूडेंट्स आप लोग हैं काफी, जो भी है वो पढ़ा होगा आपने। रेजिन्स होते हैं बेसिकली एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही होता है। उसमें सर 2 तरह के एक्सचेंजर होते हैं। एक होता है सर कैटायन एक्सचेंजर, एक होता है एनायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर का मतलब जो कैटायन एक्सचेंज करे, और एनायन एक्सचेंजर जो एनायन एक्सचेंज करे। मैं आपको समझाता हूँ। कैटायन एक्सचेंज रेजिन, इसमें बेसिकली होगा क्या कि आपके पास सल्फोनिक ग्रुप है या कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, उसका सॉल्ट है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लीजिए RNA+। ये R ग्रुप सल्फोनिक ग्रुप के लिए लिखा मैंने, पूरा सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। अब मेटल आयन के साथ आपने रिएक्शन कराया तो ये क्या बना देगा आपके पास, सोडियम आयन रिप्लेस होके सॉल्ट बन गया। इसी तरह से आपके पास होता है सर एनायन एक्सचेंज रेजिन। इसमें बेसिकली जो एक्टिव ग्रुप होता है वो NH4+ होता है। अब जो भी एनायन है, मान लो क्लोराइड है या सल्फेट है, वो इसके साथ बाइंड करके ये आयंस को रिमूव कर देगा। हाइड्रोक्साइड है तो सारे एनायंस को ये रिमूव कर लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन के साथ ये बाउंड हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपने रेजिन्स दोनों यूज कर लिए, कैटायन एक्सचेंज भी यूज किया, एनायन भी यूज किया, व्हाट आई विल गेट थ्रू इट,
हार्ड वाटर आपने पहले इससे पास किया, फिर इससे पास किया. What I will get is demineralized water will be obtained here. आपको क्या मिलेगा सर? demineralized वाटर मिलेगा. और जब ये यूज अप हो जाते हैं सर, इसको आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए एसिड से, वापस से सल्फोनिक बन जाएगा. यहाँ पर आप बेस से ट्रीट कर दीजिए, वापस से अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा. तो दिस इज हाउ वी हैव दीज मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट. सर एक बार लास्ट वाला दोबारा समझा सकते हो? बेटा यहाँ पर कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर दोनों तरह के रेजिन्स होते हैं. रेजन क्या होता है? रेजिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. यहाँ पर NH3 प्लस कर लेंगे, गलती से लिख. ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं. उसी में ये रिएक्टिव ग्रुप जो होता है वो सल्फोनिक ग्रुप होता है, तो कैटायन एक्सचेंजर बोलते हैं. और अगर अमोनियम ग्रुप है उसको हम एनायन एक्सचेंजर बोलते हैं. क्लोराइड्स है, बाइकार्बोनेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, जो भी हार्डनेस होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, उनको ये रिमूव करते हैं. अब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है सर हाइड्रोजन परऑक्साइड. क्या फार्मूला होता है सर इसका? H2O2. Do we prepare it? First is by reaction of sulfuric acid on barium peroxide. BaO2 plus H2SO4. यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के. It will give you BaSO4 plus hydrogen peroxide plus H2. ये वाटर जो है it can be removed by evaporation under reduced pressure. सर हाँ जी. सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो. Sure. तो मेथड्स को पूछा कैसे जाता है? जी. मतलब ऐसा मेथड्स का बच्चे हमें डेफिनेशन लिखनी होती है एग्जाम में? यार आपसे पूछ ले which of the following method is used for removal of permanent hardness? Adding lime, permuted process, resin method, all of the above. तो ऑप्शन क्या होगा आपके पास? All of the above. All of the above. Permanent hardness of water cannot be removed by boiling, adding lime, permuted process, by adding washing soda. तो आपको पता है इसमें बॉइलिंग से रिमूव होती है परमानेंट हार्डनेस. No sir. Clark's method is used for removal of temporary hardness या permanent hardness or both. Clark's method किसके लिए यूज करते हैं? टेम्पर. समझ गए? कर दो फिर. कॉम्पिटिटिव में कैसे क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही आते हैं. फोकस. सर डन. थैंक यू. ये हो गया. यस सर. The second is by electrolytic oxidation of acidified sulfate solution.
बेसिकली HSO4 माइनस आयन होता है एसिडिफाइड सल्फेट, इसको आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो ये देगा सर H2S2OH। दिस इज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसको आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए, यू गेट 2HSO4 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप कहेंगे सर फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन कैसे है? आप यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए HSO4 माइनस में -2 है और यहाँ पर पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो मैंने लिखा HOSO2OO ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो दो ऑक्सीजन बीच वाले हैं इनकी लिंकेज क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पेरोक्साइड है। तो बताइए। रिपीट द क्वेश्चन। जो पेरोक्साइड लिंकेज है यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 है ना? यस सर। -2 से -1 ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ। थर्ड मेथड इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 2-alkyl एंथ्राक्विनोल। इसे नेक्स्ट पेज पे मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। इसको हमने ऑक्सीडेशन कराया सर, you get anthraquinone which has structure like this. ET जो लिखा था मैंने इथाइल को ही लिखा था, आप चाहें तो पूरा C2H5 लिख लीजिए, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन, और इसको मैं वापस रिडक्शन कर दूं, जैसे हाइड्रोजन पैलेडियम लिया वापस से क्विनॉल बन जाएगा, फिर से ऑक्सीडाइज कर दो पेरोक्साइड बनता जाएगा। पिछले स्लाइड दिखा दो। जी रमन सेकंड वाले पर दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो? यहाँ पर बेटा पहले ऑक्सीडेशन कराया फिर हाइड्रोलिसिस किया। ये मैंने स्ट्रक्चर जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बनाया है कि ऑक्सीडेशन कैसे हम कह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर आपका ये बॉन्ड टूट गया इधर और इधर, OH OH जुड़ गया, H2SO4 बना ही, और बीच में क्या बना, H2O2 बन गया। एक मिनट, सर आपने थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 2-alkyl एंथ्राक्विनोल।
होगा सर। सर हो गया। ओके जी। अब यहाँ पर सर प्रॉपर्टीज की बात करें पहले। एक तो सर सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप मार्केट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आप केमिस्ट से मांगते हैं तो बॉटल पे देखेंगे आप 10 वॉल्यूम या 100 वॉल्यूम इस तरह से लिखा रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड? It is basically volume strength means volume of oxygen obtained at STP from one volume of हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने 10 वॉल्यूम बोला हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर मैंने अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया उसे 10 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा STP। ये इसका सिंपल सा मतलब है। एक वॉल्यूम कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन देगा STP पे, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और मैं आपको एक सिंपल सा सर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं सर, ये डिकम्पोज होके H2O और O2 में टूटा, 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स 2 H2O प्लस O। 22.4 लीटर STP पे आपको कितने मोल से मिल रहा है सर? 34 ग्राम है इसका मोलर मास, 2 मोल है तो 2 इंटू 34 ग्राम से आपको ऑक्सीजन मिला 22.4 लीटर। और इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है सर 17 ग्राम। कैसे है? इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। आप कैसे भी देख लीजिए सर, -1 है, -2 में चेंज हुआ, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ और 2 एटम के लिए 2 यूनिट चेंज हो रहा है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। आप चाहे -1 से 0 कंसिडर कीजिए तो भी 1 यूनिट 1 एटम के लिए चेंज हुआ, टोटल चेंज 2 हुआ, तो भी आपका इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाय 2 है। 34 मोलर मास है तो इक्विवेलेंट मास हुआ 17 ग्राम। अब अगर मैं सर 2 इंटू 34 ग्राम 2 मोल से आपको इतना वॉल्यूम मिल रहा है तो 1 मोल से कितना मिलेगा बता सकते हो? 11.2 लीटर। STP पे 11.2 लीटर। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ सर एक इक्विवेलेंट से कितना मिलेगा? और हाफ हो जाएगा ना। अरे कैसा है? क्यों? ये 34 ग्राम है, इक्विवेलेंट मास कितना है? 17 ग्राम है। फिर इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला आपने? 10 फैक्टर से। 10 फैक्टर याद है आपको? सर वो क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ पर मोल ऑफ रिएक्टेंट? यस सर। सर तो 1 चेंज हुआ ना? तो अच्छा नहीं, 2 2 एटम के लिए 2 चेंज होगा ना बेटा। पर तो इक्विवेलेंट मास को हम मोलर फॉर्मूला मतलब क्या कहते हैं, मोलर मास को हम से डिवाइड कर सकते हैं इनफैक्ट। 10 फैक्टर से डिवाइड करते हैं। ओके सर। अब ये आपके पास आया सर 34 ग्राम से 11.2 लीटर, तो 1 इक्विवेलेंट से 17 ग्राम से 5.6 लीटर। कैन आई से 1 नॉर्मल इज इक्वल टू 5.6 वॉल्यूम? यस सर।
1 लीटर सॉल्यूशन से 5.6 लीटर मिला तो हम कह सकते हैं ना 5.6 वॉल्यूम, और 1 लीटर में 17 ग्राम है तो 1 नॉर्मल ही बोलोगे ना उसको। यस सर। नॉर्मल का और इसको आप लिख सकते हैं सर 17 ग्राम पर लीटर। एक इक्विवेलेंट का मतलब मास है 17 ग्राम 1 लीटर में, और आई कैन से 1.7%। और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी किसके इक्वल हो जाएगा? नॉर्मेलिटी बाय 2, एन फैक्टर तो 2 है ना, 0.5 हो जाएगा। 1 normal is how much in terms of molarity? हाफ मोलर हो जाएगा ना ये। सर एन फैक्टर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ना बेटा। अच्छा तो ओके सर। मोलैरिटी तो नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय एन फैक्टर होगा ना, इट्स हाफ ओके मोलर। सर। ठीक है सर जी। आप इक्विवेलेंट मास पे आपने निकाल लिया 5.6 लीटर, उसके बाद से दोबारा समझा सकते हो? इक्विवेलेंट मास के लिए आपको मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के केस में कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। -1 से 0 चेंज हो रहा है, 1 यूनिट चेंज हुआ एक एटम के लिए, और 1 मोल में 2 ऑक्सीजन है तो टोटल चेंज कितना हुआ? तो दो। सर नहीं, मैं दो। कुछ और पूछ रहा था। हाँ हाँ, सर मैं पूछ रहा था कि आपने जो इक्विवेलेंट लिखा है 70 ग्राम और ये 5.6 लीटर, सर उसके बाद जो आपने करा वो समझा सकते हो? 17 ग्राम 1 लीटर में है अगर, तो 1 नॉर्मल नहीं हो जाएगा ये? एक इक्विवेलेंट 1 लीटर में है, उसको हम क्या लिखेंगे? 5.6 लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है तो 5.6 वॉल्यूम बोलेंगे ना आप उसको। लास्ट पेज पर देखो मैंने आपको क्या दिया कि सर 10 वॉल्यूम का मतलब क्या है, 1 लीटर सैंपल से 10 लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है एसटीपी पे। तो 5.6 लीटर 1 लीटर से मिलेगा तो 5.6 वॉल्यूम बोलोगे ना उसको। यस तो 1 लीटर में सोल्यूम पेरोक्साइड कितना है? 17 ग्राम है ना, 1 इक्विवेलेंट है। यस। 1 इक्विवेलेंट पर लीटर का मतलब क्या हुआ? 1 नॉर्मल। तो 1 नॉर्मल इज 5.6 वॉल्यूम which means 17 ग्राम पर लीटर which means 1.7% और हाफ मोलर। ये चारों पांचों रिलेशन पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये सर किस चीज की परसेंटेज है ये? पेरोक्साइड। ओके सर। अगर आपसे जैसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैं आपको दूं, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो 10 वॉल्यूम आपको मैंने कहा 5.6 वॉल्यूम किसके इक्वल है सर? 17 ग्राम पर लीटर बताया ना मैंने। बताइए, तो 10 वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा सर? और वो अभी भी समझ नहीं आया। ये अप्रॉक्स वैल्यू सर 30 ग्राम पर लीटर आएगा या 3% आएगा। नहीं समझ आया? नो सर, दोबारा से। इसको सर दोबारा से करें? यस कर लो सर। अभी करें या नेक्स्ट क्लास में करें?
सर अभी कर रहे हैं। अभी कर ले। यस यस जी, आपसे बाकी सब रिलेशन को छोड़ दो। अगर मैं आपको सिंपली एक क्वेश्चन ये देता हूँ, 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका मतलब क्या हुआ? 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कितना वॉल्यूम मिल रहा है? 10 लीटर ऑक्सीजन एसटीपी पे मिल रहा है ना आपको? यही मतलब हुआ ना? यस सर। अब मैं अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोजिशन लिखता हूँ, इट गिव्स यू 2H2O प्लस O2, ठीक है? यहाँ पर एज पर एनसीईआरटी सर 22.7 लीटर ले लीजिए। एनसीईआरटी में ये मैंने आपको बताया भी था, 1 बार 1 एटमोस्फियर की वजह से वहां पर 22.7 दिया हुआ है एसटीपी में। अब ये वॉल्यूम आपको कितने ग्राम से मिल रहा है? 2 इंटू 34 ग्राम से मिल रहा है ना? यस तो 10 लीटर किससे मिलेगा सर बताओ? 68 अपॉन 22.7 इंटू 10, यस कितना आएगा बताओ जी? ट्वेंटी 27 का अराउंड है। 29.9 आ रहा है सर। 30 ग्राम मान लो इसको। तो ये 30 ग्राम कितने लीटर सैंपल में है? स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी? 30 ग्राम पर लीटर हो गई ना? और परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या हो गई आपकी? 30 ग्राम 1 लीटर का मतलब 1000 में है, तो 100 में कितना होगा? 3%। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं सर। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है सर, ये तो मैंने सारी चीजों को रिलेट कर दिया, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर, परसेंटेज स्ट्रेंथ, सबको ही रिलेट कर रखा है। अगर आपको कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है तो सर उसमें आप वो सब याद रखिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, इससे बियॉन्ड मुझे नहीं लगता आपसे कुछ पूछा जाए। मतलब नेक्स्ट क्लास में पूरा जो आपने सबको इक्वेट कर दिया, रिलेट कर दिया, फिर आप दोबारा बता दूंगा सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। सर एक बार वो बता दो कि 10VH2O2 क्या कहते हैं, उसका मतलब होता क्या है? तो 10 वॉल्यूम का मतलब, जैसे आपने 10 वॉल्यूम लिया, आपको 100 वॉल्यूम दिया, तो इसका मतलब 100 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा 1 लीटर सैंपल से हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा अगर मैंने 50 वॉल्यूम लिया, 50 वॉल्यूम का मतलब 50 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा 1 लीटर सैंपल से, ये मतलब होता है इसका अच्छा ओके सर। एसटीपी पे। ओके सर। ओके, यस सर। बाकी सर नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से बता देंगे। अभी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बचा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और हैवी वाटर, हाइड्रोजन इकोनॉमी, वो भी एक क्लास और में कंप्लीट हो जाए। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। The slides भेज देना last class Yes, sir. लास्ट क्लास की भी, आज की भी, दोनों, बट थोड़ी देर बाद, अभी डिनर के बाद ही भेजूंगा। ओके Okay, Yes, sir. sir. Thank ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir.